नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना चौथा बजट प्रस्तुत करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा इस बार पेश किए जाने वाले आम बजट को लेकर हो रही है, क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऊपर से आरडीजी बंद। ऐसे में अब समूचे प्रदेश की निगाहें कल पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं कि आखिर क्या कल पेश होने वाला बजट वास्तविक बजट होगा या फिर जिस प्रकार से अधिकारी एक लुभाना बजट दिखाते हैं। ये भी कहा जाता है कि पैसा कम होता लेकिन बजट का कार ज़्यादा दिखाया जाता है। यही वजह है कि कल के बजट पर सभी की निगाहें रहेगी और सबसे खास बात यही होगी कि ये बजट आरजेडी के बिना पेश किया जाएगा, जिससे इसकी वित्तीय रणनीति और प्राथमिकताओं पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो सूचनाएं हमें आ रही है, जो लगातार बैठकों का दौर करीब पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री और प्लानिंग डिपार्टमेंट के बीच चल रहा था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस बजट में भी डीए की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को डीए तथा संशोधित वेतनमान का जो एरियर दिया जाना, उसके भुगतान के लिए बजट में चरणबद्ध तरीके से देने का जिक्र किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, पंचायत चौकीदार समेत राज्य के सभी पैरा वर्कर्स कर्मचारियों का मानदेय कल बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रणनीति बन चुकी है। प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों और वोकेशनल टीचर सहित शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की कल घोषणा हो सकती है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों तथा दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी भी कल बढ़ाई जाएगी। पेंशन योजना में भी कल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती, किसानों, बागवानों, भेड़ पालकों के लिए इस बजट में नई सौगातें देखने को मिलेगी। राज्य सरकार अपने चौथे बजट में विभिन्न भर्तियों पर स्थिति स्पष्ट करेगी कि हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनी भर्ती होनी है विभिन्न विभागों में, उसका प्रारूप क्या रहेगा, कितने विभागों में कितने पद भरे जाएंगे। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो डिमांड कर रहे हैं कि साल में उन्हें पहले की तरह मार्च और सितंबर 2 बार रेगुलर किया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। ऐसे में सबसे बड़ी आस उन्हें भी रहेगी कि पहले की तरह साल में 2 बार उन्हें रेगुलर किया जाए। राज्य के सेब तथा अन्य फसल का न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य पर किसानों, बागवानों को राहत की सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर सरकार के चौथे बजट पर टिकी है। भेड़ पालकों की बात की जाए तो पहाड़ी मटन यानी कि जो बकरा होता है, उसके मटन के दाम इस बार बढ़ाए जा सकते हैं, उनका मूल्य भी बढ़ाया जा सकता है। यानी किसानों, बागवानों और खासकर प्राकृतिक खेती के लिए कल के बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज तथा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वोटर सूची का मसौदा तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नर को जारी दिशा निर्देशों में कहा है कि मतदाता सूची विशेष ग्राम सभा में फाइनल की जाएगी। ऐसे में ग्राम पंचायत में प्रधान पद का रिक्त खाली होने के कारण बीडीओ ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम 3 दिन पहले नोटिस जारी कर सकते हैं। संबंधित पंचायत सचिव मतदाता सूची के मसौदे की पूर्व लोकन प्रति ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कुछ शहरी निकाय में वर्तमान में कोई सदन नहीं है। ऐसे मामलों में यूएलबी के प्रशासक प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी धारकों की बैठक बुलाने के लिए कहा गया कि वोटर सूची के मसौदे को पूर्व लोकन की प्रतियां उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। वोटर सूची का मसौदा तैयार होते इसकी सूची राज्य चुनाव आयोग को भेजी जाएगी ताकि वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम तुरंत जारी किया जा सके। चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में साफ कहा है कि सरकार ने 196 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है और लगभग 40 ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया गया है। लगभग 500 ग्राम पंचायतें इस नई प्रक्रिया से प्रभावित हुई हैं, जिनमें बाड़ों का फिर परिसीमन चल रहा है। इसके अलावा सरकार ने नई नगर पंचायतें भी बनाई और पंचायत के कुछ क्षेत्रों को भी नगर पालिकाओं में शामिल किया है। आयोग ने अधिसूचना के माध्यम से उन ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में मतदाता सूची को विशेष संशोधन के माध्यम से अध्ययनित करने का कार्यक्रम जारी किया है, जो गठन पुनर्गठन प्रक्रिया से प्रभावित नहीं है। लेकिन जिन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन पुनर्गठन क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी वोटर सूची भी
इन स्थानीय निकायों के परिसीमन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नए सिरे से तैयार की जानी मैंडेटरी है, ये नोटिफिकेशन में कहा गया। इसलिए चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय, नगर पंचायत झड़ूता और स्वारघाट को छोड़कर सभी की वोटर सूची मसौदा तैयार करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सबसे सीनियर आईपीएस एवं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्याम भक्त नेगी को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी का एडिशनल चार्ज सौंप दिया है। राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अशोक तिवारी को 23 से 31 मार्च तक छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया है और इस दौरान हिमाचल प्रदेश की माटी से जुड़े श्याम भक्त नेगी हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक डीजी होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने हिमाचल काडर के आईपीएस अधिकारी अरिंदम चौधरी को केंद्र में भेजने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अरिंदम चौधरी को आज सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत स्टील मंत्रालय में उप सचिव पद पर नियुक्ति दी है। जारी आदेशों में कहा गया है ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी या अगले देशों तक प्रभावी रहेगी। अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ये भी स्पष्ट किया गया कि उन्हें 3 सप्ताह के भीतर अपना पदभार संभालना होगा, अन्यथा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम से उन्हें डिपार्टमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये आदेश नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन की ओर से जारी किया गया और इसकी प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस नियुक्ति को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे हिमाचल कैडर के अधिकारियों की केंद्र में भागीदारी और भूमिका मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार अधिकारी का तगमा रखने वाले, पूरे देश में अनूठी सेवाएं, अद्भुत सेवाएं और सराहनीय सेवाएं देने वाले श्याम भक्त नेगी हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य में भी उनकी छवि एक बेहतरीन अधिकारी की है। उन्हें निष्ठावान अधिकारी माना जाता है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौटने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर तैनाती दी थी और उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दायित्व दिया था। चूंकि अब 31 मार्च को अपनी सेवाओं से रिटायर हो जाएंगे, ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले उन्हें पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त किया जाए। इसी कारण उन्हें डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया है और इस पद पर कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार देख रहे हैं अशोक तिवारी को 7 दिन के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। एक तरह से यह आदेश ये माना जा सकता है कि श्याम भक्त नेगी को ऑनर देने का प्रयास किया है ताकि वह अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट के सबसे प्रमुख, सबसे बड़े पद से वह रिटायर हो सकें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचने के बाद राहुल गांधी शिमला से करीब 12 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी करीब 2-3 दिन के निजी दौरे पर शिमला आए हैं। इस दौरान वे छराबड़ा में ही रुकेंगे। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 870 शारीरिक शिक्षा अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन पदों को जॉब ट्रेनिंग स्कीम के तहत भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 21,500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, ऑनरेरियम इनको मिलेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में टास्क फोर्स दल के पुलिस जवानों का नशा तस्करी में संलिप्तता पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ते नशे का मुद्दा सदन में उठाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशे को रोकने में नाकाम रहने के पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर सदन में हंगामा गहमागहमी देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से बाहर चले गए, नारेबाजी की। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे नशे के चलन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे को रोकने के लिए बड़े इवेंट तो जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में नशा घर घर पहुंचने के लिए पिछली भाजपा सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके बाद विपक्ष के विधायक सदन से उठकर बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में शून्यकाल के दौरान एलएसडी नशे के मामले में गिरफ्तार कुल्लू एसटीएफ के 4 जवानों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नशा घर घर पहुंच गया है। सीएम
ने कहा कि हमारी सरकार ने नशा तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार नशे में शामिल पुलिस 11 कर्मचारियों व 9 अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा चिट्टे को समाप्त करने में सहयोग देने की बजाय इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ऐसा करके पुलिस का मनोबल तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि LSG नशे की तस्करी में शामिल STF कर्मचारियों को भी पुलिस ने ही पकड़ा है। यानी उन्होंने कहा कि पुलिस पकड़ी जरूर गई है, लेकिन पकड़ने वाले भी यहाँ पर पुलिस वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ सरकार का अभियान और तेज होगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता या कोई और ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, इस गोरख धंधे में जुड़े किसी भी तस्कर को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस तरह से बेबुनियादी बातें नहीं कर सकता, लेकिन मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से बाहर चले गए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सदन के अंदर शून्यकाल में उन्होंने नशे पर अपनी बात रखी। जो नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई थी, उसके ही 4 जवान LSG नशा तस्करी करते हुए पकड़े गए, जो कि चिंता का विषय है। जब वो सदन के अंदर इस गंभीर विषय पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। जयराम ठाकुर ने यहाँ तक कह दिया कि जब पुलिस की भूमिका पर सदन सवाल उठा रहा था तो पुलिस के उच्च अधिकारी हंसी के ठाके लगा रहे थे, और इससे जाहिर होता है कि सरकार नशे को लेकर कितनी गंभीर है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस नशे के कारोबार को रोकने की बजाय विपक्ष के विधायकों के फोन टैप करने में व्यस्त हैं। कौन विधायक कहां पर है, उसकी लोकेशन मुखिया को भेजी जा रही है। इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि संवेदनशील पदों पर पुलिस के कई संदेहास्पद पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। सत्ती का कहना था कि CID विजिलेंस और टास्क फोर्स में ईमानदार और निष्ठावान पुलिस कर्मचारी तैनात करने चाहिए। सतपाल सत्ती का आरोप था कि इन पदों पर कई पुलिस जवानों की निष्ठाएं सवालों के घेरे में हैं, जिसमें कुल्लू में पकड़े गए स्पेशल टास्क फोर्स के 4 जवान इसका बड़ा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में इस पूरे मुद्दे के तस्करी मामले में जुड़े कुल्लू के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 आरोपी जवानों, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल हैं, राजेश कुमार, समीर, नितेश और अशोक कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 4 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। ये मामला न्यू शिमला थाने में दर्ज किया गया है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट के साथ इसके तार जुड़े हुए हैं। जांच के दौरान स्पेशल सेल की टीम ने 10 मार्च को BCS क्षेत्र में एक छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में 562 स्ट्रिप्स LSD बरामद की गई, जिसे आरोपी पंजाब के संदीप शर्मा और एक युवती प्रिया, जो कि सिरमौर की रहने वाली है, से जब्त किया था। जांच में खुलासा हुआ कि संदीप शर्मा पिछले लगभग 10 सालों से कुल्लू क्षेत्र में LSD तस्करी में शामिल था। वह ये नशीला पदार्थ केरल निवासी नबिल हैरिसन से खरीदता था। आरोप है कि संदीप कुल्लू STF के कुछ के कर्मचारियों का मुखबिर बना हुआ था और उनके लिए काम करता था, और उन्हीं की सह से ये वहाँ पर अपना जाल बिछाए हुए था। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि 7 मार्च 2024 को संदीप ने STF को सूचना दी थी कि 8 मार्च को भुंतर में ड्रग की खेप पहुंचेगी। आरोप है कि इसी सूचना पर STF के 4 कर्मचारी भुंतर पहुंचे और सप्लायर से संपर्क किया। बताया जा रहा है कि सप्लायर नबिल हरिसन 1800 से ज़्यादा स्ट्रिप्स LSD और 30 ग्राम MDMA लेकर आया था। हालांकि इस बड़ी बरामदी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है। आरोप है कि जब्त किए गए नशीले पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा पुलिस अधिकारियों ने रख लिया। करीब 2 करोड़ की नशे की खेप स्पेशल टास्क फोर्स के 4 जवानों ने अपने पास रख ली और संदीप को केवल 616 स्ट्रिप्स दी। यानी इनमें से अपने पास उन्होंने 1300 से ज़्यादा स्ट्रिप्सेस अपने पास रख ली और 616 स्ट्रिप्सेस संदीप को दे दी। इसके बाद 10 मार्च को शिमला में कार्रवाई करते हुए केवल 562 स्ट्रिप्सेस बरामद दिखाकर ये मामला शिमला पुलिस ने दर्ज कर लिया। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड, IPDR और CCTV कैमरे की फुटेज के विश्लेषण में पता चला कि 8 मार्च को सभी आरोपी और संदिग्ध पुलिस कर्मचारी एक स्थान पर मौजूद थे।
इसके अतिरिक्त एसटीएफ के रिकॉर्ड में उस दिन कोई भी ऑपरेशन की एंट्री नहीं थी। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, जो स्पेशल टास्क फोर्स के चारों जवान, चारों टीम, पूरी की पूरी टीम भुंतर पहुंची थी तस्करों को पकड़ने के लिए। ना तो अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई थी, ना तो रोजनामचे में रपट डाली गई थी, और ना कोई रिकॉर्ड रखा गया था ताकि कल को ये केस सामने ना आ सके। जांच में यह भी सामने आया कि एलएसडी को किताबों के अंदर छिपाकर शिमला लाया गया था। मौके से 3 सिरिंज भी बरामद की गई हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये ड्रग नेटवर्क गोवा, दिल्ली सहित अन्य कई बड़े राज्यों से जुड़ा है, जहां पर विदेशी भी इस नशे का सेवन करते हैं। लेकिन पूरे मामले में आज जो विधानसभा के अंदर बाहर और जो पूरे प्रदेश में यह खबर गूंजी रही, उसमें एक बात सामने उभर कर सामने जरूर आ रही है कि जो बड़े स्तर के नशा तस्कर हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, वह अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। और इसी पूरे मामले में खुलासा यह भी हुआ है, बड़े बड़े तस्करों को कुछ जगह छोड़ा भी जा रहा है, उन्हें अपना मुखबर बनाया जा रहा है, और वही बड़े तस्कर जो कि हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार कर रहे हैं, वह यानी कि पैडलर इसका काम कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्ट हैं, जिनको इनकी पूरी तरह से लत लग चुकी है, सेवन करते हैं, उन्हें पकड़वा रहे हैं, ताकि पुलिस का भी रिकॉर्ड में मामला दर्ज होता रहे, ताकि ये साफ लगता रहे कि पुलिस के केस हो रहे हैं, पुलिस नशे के खिलाफ करती रही है। और जो बड़े आका है, जो बड़े तस्कर हैं, वो आसानी से अपना धंधा चला रहे हैं। हालांकि कई जगह अच्छा काम हो रहा, हमने पिछले कल भी कहा, शिमला पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने अपनी ही पुलिस के टीम के जवानों को अंदर भेज दिया, जेल भेज दिया, और ये एक पूरी प्रदेश का ये सीना चौड़ा करने वाला मामला है। लेकिन जो वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स ने किया वो बेहद शर्मनाक है, और उसी ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। क्या वाकई प्रदेश में मासूम बच्चों को, जो कि नशे की लत में लग चुके हैं, क्या उन्हें ही पकड़ा जा रहा है? और जो ड्रग के बड़े पैडलर हैं, जो बड़ा माफिया है, क्या उन्हें सजा दी जा रही है? ये बड़ी चर्चा प्रदेश में शुरू हो गई है। विधानसभा की एक बार फिर बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान आज सतपाल सत्ती ने खाली पड़े सरकारी भवनों का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीएम ने कहा है कि कई जगह पर ऐसे भवन भी बन जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। सदस्य ने जो सुझाव दिए उस पर विचार किया जाएगा। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह द्वारा सहकारी सभाएं के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में कुल 5,810 सहकारी सभाएं रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 158 ऋण बकाया दर अनियमित कार्य प्रणाली की श्रेणी में है। उन्होंने कहा अक्टूबर 2025 तक विभाग में अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज द्वारा एम्बुलेंस सेवा का मुद्दा सदन में उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है। मंत्री ने कहा कि अधिनियम के अनुसार संचालन एजेंसी को अपने कर्मचारियों को ईपीएफ का भुगतान करना मैंडेटरी है, और राज्य सरकार के साथ हुई रियायती समझौते के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और सभी श्रम कानूनों का पालन करना आवश्यक है। द्रंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर द्वारा नारला मंडी 4 लेन का मामला उठाया गया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कई परिवारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पूर्ण चंद ठाकुर ने एनएचआई के अधिकारियों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एनएचआई के अधिकारी किसी की भी बात हिमाचल प्रदेश में नहीं सुनते, यहाँ तक कि अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर के फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने कहा इन अधिकारियों पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा तथास्तु, आपके सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी सदन में मांगी और पूछा कि योजना के तहत लाभार्थियों को किस स्थिति में लाभ पहुंचाया गया, जिस पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जानकारी जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को विशेष राहत पैकेज के तहत मुआवजा प्रदान करने का मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनवरी 2026 तक जिला लाहौल स्पीति में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत मुआवजा प्रदान किया गया है। जड़ूता के विधायक जीतराम कटवाल ने ऊर्जा उत्पादन का मुद्दा सदन में उठाया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष में ऊर्जा प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वर्ष भर के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्रारंभ में निर्धारित नहीं किया जा सकता।
भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन बारे पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री या गोमा ने कहा कि विभिन्न खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ियों को 2 से 3 महीनों के भीतर 3% कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा इको शॉप का मुद्दा सदन में उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इको शॉप की स्थापना हेतु कोई भी इको साइट आवंटित नहीं की गई है। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह ने बीपीएल सर्वे को लेकर सदन से सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान में संशोधित मापदंडों के आधार पर बीपीएल चयन प्रक्रिया जारी है, इसलिए पूर्व में चयनित बीपीएल परिवारों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर द्वारा विधायक प्राथमिकता पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत योजनाओं व धनराशि में प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें स्टेट जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान दर्शाया गया है। इसके अलावा हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि के साथ दिखाई गई है। साथ ही पहली बार हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के संख्या 3 करोड़ का आंकड़ा पार करने का अनुमान लगाया गया। इससे पहले हिमाचल में 1 साल के भीतर 2 करोड़ सैलानियों की आमद का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया था। ये खुलासा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां जानिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। वित्त वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर 2,54,000 करोड़ आंकी गई है। ये आंकड़ा पिछली बार की तुलना में 10.1 की अच्छी बढ़ोतरी के साथ दर्शाया गया है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था 8.3% की दर से बढ़ने का भी अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट जीडीपी 1,56,681 करोड़ रुपए अनुमानित है। पिछले वित्त वर्ष में ये 1,44,656 करोड़ रुपए थी। हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपए आंकी गई है। ये राष्ट्रीय औसतन से 64,000 रुपये ज़्यादा है। पिछली बार से बढ़ोतरी 9.8% ज़्यादा बताई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम सीआईआई हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि उद्योगपतियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे अपनी शिकायतें सीधे उनके संज्ञान में ला सकते हैं। केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच आज नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के लिए एक MOU साइन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला से वर्चुअली माध्यम से जुड़े, जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी वर्चुअली कार्यक्रम में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेट काडर के कर्मचारियों से जुड़ी स्थानांतरण नीति में ऐसे प्रावधान शामिल करने के आदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार ऐसे कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद कम से कम 2 या 3 लगातार नियुक्तियां अपने गृह जिला में तैनात ना किए जाएं। कोर्ट ने सरकार को पारित आदेशों में कहा कि स्थानांतरण नीति में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए। अगर कोई स्टेट काडर कर्मचारी पहले से गृह जिले में तैनात रहा है तो उसका तबादला उसी जिले के दूसरे स्थान पर ना किया जाए, यानी उसका तबादला दूसरे जिलों में किया जाए, कंसर्न उसी संबंधित जिला में ना किया जाए। साथ ही तैनाती के 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक होनी चाहिए ताकि भेदभाव और पक्षपात के आरोप न लग सकें। स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता को तीसरे बच्चे के जन्म पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की मंजूरी आज प्रदान कर दी। इसे लेकर स्वास्थ्य निदेशक की ओर से हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया गया था। एफिडेविट में कहा गया था कि अदालती आदेशों की अनुपालना लंबित SLP के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। विभाग ने यह कदम याचिकाकर्ता की ओर से दायर अवमानना याचिका के बाद उठाया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो यहाँ पर अब हिमाचल प्रदेश में कल से पश्चिम विक्षोभ पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी कि लगातार प्रदेश में जो 3 दिनों से बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है, अब कल से उसमें राहत मिल सकती है। हालांकि आज भी समूचे प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ गिरी, लेकिन कल से अब ये पश्चिम विक्षोभ पे धीमा पड़ने के कारण अब ये बारिश कम हो जाएगी।
पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में संकट आना शुरू हो गया है। कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी के कारण और कृत्रिम कमी होने से कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हालात ये हैं कि पैरासीटामोल API की कीमत 250 रुपये से बढ़कर 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। इससे दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपये 35 पैसे बढ़ गए हैं। इंडस्ट्रियल डीजल में 22 रुपये 3 पैसे की वृद्धि प्रति लीटर हो गई है। हालांकि अभी नियमित पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल उसी दर से चल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध अगर आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक और चला तो फिर हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप पे आम लोगों को मिलने वाला पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएगा। और ये स्थिति, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 महीने तक चली तो फिर प्रदेश में लॉकडाउन के हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका तथा पाकिस्तान जैसे देशों ने अब एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में छुट्टियों का दौर शुरू कर दिया है। इसलिए अब पूरा विश्व इस चिंता में कि धीरे धीरे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध किसी तरह से टल जाए, समाप्त हो जाए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।